हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातील 13वी कहाणी कमाई के लिए पुलिस स्मॅक बेचने वालों को प्रोत्साहित करती है। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। मेरा नाम जुलेखा है और उम्र 30 साल है। मैं दिल्ली के एक झुग्गी बस्ती में अपने दूसरे शोहर तथा 4 बच्चों के साथ रहती हूँ। मूलतः मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, परंतु लगभग 15 वर्षों से दिल्ली में रह रही हूँ। मेरी पैदाइश एक गरीब परिवार में हुई। अपने 7 भाई बहनों में मैं 5वीं हूँ। मेरी 5 बहनें तथा एक भाई है। मेरे पिता दिल्ली के एक दर्जी की दुकान पर तथा माँ मोहरी के रूप में काम करते थे। तब कहीं जाकर हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। बेहद गरीब होने की वजह से हमसे कोई भी स्कूल नहीं जा सका। हम सब अपनी माँ के काम में हाथ बटाती थी। मैंने भूख और तंगी को बहुत नजदीक से देखा था। घर का पूरा खर्चा करने के लिए मेरे पिताजी को ओवर टाइम करना पड़ता, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी सेहत खराब होने लगी। उन्हें टीबी हो गई और वह अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर पाने में लाचार हो गए। हमारा जीना दुश्वार हो गया और हम 2 जून चूल्हा जलाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती। मेरे पिता की बीमारी ने उनकी जान ले ली। मरने से पहले वह हमारी 2 बड़ी बहनों की शादी कर गए थे। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी, लेकिन मेरे सारे सपने गरीबी की आगोश में चकनाचूर हो गए। मुझे अनेक उल्टे सीधे काम करने पड़े। मैंने गलियों से कचरा उठाने, सब्जी बेचने से लेकर पड़ोसियों के बर्तन तक साफ किए। एक दिन काम के दौरान मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई और उसका एक पाँव टूट गया। मेरी माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने काम करना जारी रखा। जिस दिन वह काम पर नहीं जाती, मैं तथा मेरी बहनें उसका काम करने जाती। मेरा भाई हालांकि हमसे बड़ा था, लेकिन वह निठल्ला घूमता रहता और हमें परेशान करता। अपने खर्चे के लिए वह माँ से पैसे मांगता और जब तक माँ पैसे न दे पाती, वह उन्हें भी मारता पीटता था। यह सब मेरे 15 बरस की होने तक चलता रहा। मेरी माँ ने मेरे लिए माकूल सा एक रिश्ता देखकर शादी कर दी। अहमद के साथ शादी होने के बाद अनेक हसीन सपने लिए मैं उसके घर में दाखिल हुई। मुझे बहुत जल्द पता चल गया कि उनके घर के हालात भी लगभग मेरे जैसे ही थे। मेरी सास ने शादी के दिन से ही मुझे तंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी माँ ने उसकी सास की इच्छा के अनुकूल दहेज नहीं दिया था। मेरे अलावा मेरी सास की अन्य बहुएं ढेर सारा दहेज लाई थी। वक्त गुजारने के साथ साथ मेरे उत्पीड़न का सिलसिला बढ़ता गया। मेरी सास मुझ पर चोरी, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें चुराने का इल्जाम लगाने लगी। मेरा शोहर अहमद भी मेरी सास का साथ देता और मुझे चोट पहुंचाता। वह मुझे शारीरिक यातना भी देने लगा। एक दफा उसने हंसिए से मेरे सिर पर वार कर दिया। जब मैंने अपने हाथों से घाव को दबाकर खून बंद करना चाहा, तो जालिम ने मेरे हाथ पर भी वार कर दिया, जिसका निशान मेरी हथेली पर आज भी मौजूद है, जो मेरे अतीत की दास्तान का गवाह है। जब हालात बहुत बिगड़ गए, तब मेरा मौसेरा भाई हुसैन मुझे दिल्ली ले आया। मैंने दिल्ली में घरों में काम करना शुरू कर दिया। बहरहाल, जब मेरे पति को मेरे दिल्ली में होने का पता चला, तो एक दिन वो हुसैन के घर आया। मैंने खुद भी महसूस किया कि वो काफी बदल गया था। अब वो पहले से अच्छा इंसान नजर आ रहा था। उसकी दिलचस्पी देखकर मेरे भाई हुसैन ने उसे एक रिक्शा दिला दी और उनसे कमाना शुरू कर दिया। बाद में हुसैन ने मेरे शोहर को लेकर अपने दोस्त के पास ले गया और उसे पॉलिश का काम सिखा दिया। काम सीखकर अहमद ने रिक्शा चलाना छोड़ दिया और नए सिरे से बर्तन, धातु, पॉलिश के काम में जुट गया। शायद वे दिन मेरे लिए जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। 3 लड़कियां तथा एक लड़के समेत मेरे 4 बच्चे हुए।
लेकिन मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। मेरे भाई ने वह जगह छोड़ दी और कहीं दूसरी जगह पर जाकर बस गया। हमें भी उसका घर खाली करना पड़ा और एक झुग्गी बस्ती में पनाह मिली। एक झुग्गी किराए पर लेकर हमने नई जिंदगी शुरू की। झुग्गी बस्तियों की अपनी अलग सी समस्याएं थी। मेरा शोहर बुरे लोगों की सोबत में आ गया और जो आदमी कभी बड़ी बीड़ी तक नहीं पीता था वो अब स्मैक पीने लगा। उसकी सारी कमाई नशाखोरी में खर्च होने लगी। इससे हमारे घर की भूखमरी की हालत पैदा हो गई। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मैंने मोहरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि मेरे पति ने पहले तो ऐतराज किया, लेकिन घर के हालात देखकर उसने अपनी रजामंदी दे दी। अहमद काम धंधा छोड़कर सारा दिन घर पर रहकर स्मैक पीता रहता। उसकी लत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं जो कुछ भी कमाती सब वो छीन लेता। उसने घर की चीजें बेचनी शुरू कर दी और अगर मैं एतराज करती तो मुझे वो पीटता। हमारे घर में भूख एक बार फिर लौट आई। एक दिन मेरी एक पड़ोसन ने मुझे स्मैक बेचने की सलाह दी। अपनी बच्चों की हालत देखकर मैंने हामी भर दी। पहले उसने मुझे स्मैक उधार दे दी और जब मैं इस लायक हो गई खुद खरीद सकूं तो मैंने आत्मनिर्भर होकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर मैंने स्मैक बेचने के धंधे में मैं माहिर हो गई। मैंने स्थानीय पुलिस को रिश्वत देकर अपना धंधा जारी रखा। पुलिस को मेरी हरकतों का पता था, लेकिन 500 रुपये महीना देकर मैंने उसका मुंह बंद कर देती। विपत्ति आने से पूर्व जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी। एक दिन मैं अपने शोहर से लड़ रही थी कि पुलिस आ गई। जब मैंने पुलिस को फटकारा तो बदले वो मुझे तथा मेरे शोहर को पीटने लगी। मामला बिगड़ गया। लोकल पुलिस मुझसे नाराज थी, इसलिए जल्द ही मुझे उसके कोप का शिकार होना पड़ा। मुझे स्मैक बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। शुरू शुरू में मैं जेल में मुझे तकलीफ देह लगी, लेकिन मैंने जल्द ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मुझे पता चला कि जो मैंने पैसा बचाकर बाहर जमा किया था उसने वह सब ऐंठ लिया था और गंभीर रूप से बीमार था। मेरे बच्चों की देखभाल नहीं हो रही थी। किसी तरह मैंने अपने 2 बच्चों को जेल में अपने साथ रहने का इंतजाम कर लिया। मेरे भाई ने मेरे बेटे को अपने पास रख लिया तथा बेटी घर में रहकर अपने पिता की देखभाल करने लगी। उचित इलाज न होने के कारण मेरा शोहर जल्दी ही मर गया। मैंने एक गैर सरकारी संस्था नवज्योति द्वारा जेल में चलाए जाने वाली क्रैच प्रशिक्षण कार्यक्रम में नाम लिखवा दिया। नवज्योति से मिलने वाले वजीफे से मैं अन्य महिला कैदियों के काम करने लगी, जिससे मेरे 2 बच्चों तथा मेरा खर्च पूरा हो जाता। मेरी दोनों बेटियों को इंडिया विजन फाउंडेशन नाम के एक अन्य गैर सरकारी संगठन ने पास की रिहायशी इलाकों में स्थित कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल दिया। यह संस्था कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करती है। मैंने जेल में बिताए अपने 28 महीने का समय असरदार तरीके से इस्तेमाल किया। अंततः 2 वर्ष 4 महीने की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के पश्चात मैं बरी हो गई। रिहाई के बाद मैंने जेल में अर्जित पूरी तथा दक्षता से नए सिरे से जिंदगी शुरू की। मैं आज भी नवज्योति के साथ मिलकर एक झुग्गी बस्ती में संचालित क्रंच संभाल रही हूँ। मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके लिए मैं इंडिया विजन फाउंडेशन की शुक्रगुजार हूँ। चौथा बच्चा छोटा होने के कारण अभी स्कूल नहीं जाता। मैंने दूसरी शादी कर ली है और मुझे ये उम्मीद है कि ड्रग्स समेत अन्य सभी बुराइयों से दूर रहकर हमारी जिंदगी अच्छी तरह से कट जाएगी। अपने माजी को देखकर मैं यह कह सकती हूँ कि गरीबी और निरक्षरता आपको खिलौना बना देती है, जिससे आपकी परिस्थितियों का लाभ उठाकर कोई भी खेल सकता है। किसी को भी इतनी कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। पुलिस को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मैं स्नैक के धंधे में शुरुआती दिनों में मुझे रोकना चाहिए था। पुलिस को सब कुछ पता था, लेकिन उसने कभी मुझे रोकने की जहमत नहीं की। हकीकत तो यह है कि उसने मुझे स्मैक का धंधा करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज भी झुग्गी बस्तियों में स्मैक का धंधा फूल फल रहा है।
दिल्ली की झुग्गियों में कचरा, गरीबी, लाचारी भरमार है। बेईमान पुलिस अपराध का पोषण कर रही है, जिसकी समाज को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कुछ अच्छा स्वयंसेवी संगठन मुझ जैसे बेसहारे और स्त्रियों के लिए सबल बना रही है। इसमें गलती किसकी है? झुग्गी झोपड़ियों की घुटन भरी जिंदगी, गंदगी और निरक्षरता के साथ साथ पुलिस की गैर ईमानदारी